Hello guys, hopefully you all are doing great and preparing well for examination. Now I am here to revise your all concept in chapter 4 insurance claim of your financial accounting module paper number 5. ओके, तो आज हम शुरू करते हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम को। जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम इसको रिवाइज करेंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और होपफुली ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और एक सेकंड होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। दो तरह की इंश्योरेंस कंपनी होती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो LIC जो होता है हमारा, LIC ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है GIC के अंदर का टॉपिक GIC। लेकिन GIC जो होता है वो क्या करता है, तीन तरह के इंश्योरेंस करता है: फायर, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस। फायर, आग से रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो करता है, प्लस मरीन इंश्योरेंस जो ये हमारे बड़े बड़े महासागर, ओशन वगैरह जो है वहाँ से जो भी मरीन मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सारे के सारे मरीन इंश्योरेंस वो होते हैं। वाटर शिप्स वगैरह बड़े बड़े जो होते हैं उनके इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस में आते हैं। थर्ड करता है ये इन दोनों के अलावा जितने भी इंश्योरेंस बचे, मोबाइल इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एटसेट्रा। ठीक है, वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर। ठीक, यहाँ पे हमें क्या करना है, CMA इंटर में सिर्फ और सिर्फ हमें फायर पढ़ना है। फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड हमें फायर अगर लग जाता है किसी बिजनेस में, अगर उस हमने इंश्योरेंस ले रखा है, उस आग लगने से हमें कितना क्लेम मिलेगा, दैट अमाउंट वी विल कैलकुलेट हियर इन CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 सिलेबस। ओके, तो यहीं तक है हमारा लिमिटेड। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करके लाना है, दैट्स इट। तो देख लेते हैं एक जल्दी से अब इंट्रोडक्शन को खत्म करते हुए। हाँ, बिजनेस एंटरप्राइज इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट को इंश्योर्ड करने के लिए लाइक हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स लाइक फायर। आग कब लग जाएगी, क्या बता के आएगा आग आपको कि मैं अब इस टाइम लगने वाला हूँ या लगने वाली हूँ जो भी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए ये एक अनसर्टेन इवेंट्स है और फायर से रिलेटेड हमें पढ़ना है, लाइक फायर, इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए हम इस इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं और इसको हम स्टडी करेंगे ताकि क्लेम अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट को कैलकुलेट करना है अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू फायर ओनली। ओनली वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फायर ओनली। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, कहता है हियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द क्लेम फॉर लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने लिया है 15 लाख का इंश्योरेंस, ठीक है, लॉस हुआ है 10 लाख का ही, ठीक है, और आप डिमांड कर रहे हैं कंपनी से 15 लाख रुपए दें। इम्पॉसिबल। इंश्योर्ड अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर, दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ क्लेम अमाउंट। ओके, तो हमारा जो भी होगा क्लेम अमाउंट वो हमारा लोअर ऑफ इन दोनों के लोअर को हम कंसिडर करते हैं। देन इंश्योरेंस क्लेम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंश्योरेंस क्लेम जो हम है ना, हम दो तरह के पॉलिसी से हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। चलिए देखते हैं अब ये दो पॉलिसी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर दो ही मेथड है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से कैलकुलेट करना और सेकंड है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या होता है हमारा। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर मान लीजिए एक कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है, जो भी है, वो आते हैं और उनकी मन में आशा है कि कोई उन्हें एक ऐसा स्कीम बताए जो कि उनका स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर में, ठीक है, और वो कभी जल जाए या कुछ हो जाए तो उसका उनको कंपनसेट कोई कर दे, उतना अमाउंट उनको एज अ क्लेम उनको मिल जाए जितना भी उनका नुकसान हुआ है। ठीक है, ऐसा बिजनेस वूमेन जो आई हैं उनके मन में ऐसा होप है कि कोई मुझे ऐसा स्कीम बता दो। तो वहाँ पे जो भी इंश्योरर होता है, ठीक है, वो बोलता है कि मैम हमारे पास दो पॉलिसी होती हैं, एक है स्पेशल पॉलिसी और एक है सिंपल पॉलिसी। स्पेशल एंड सिंपल वर्ड इज
ओनली यूज्ड बाय मी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझने के लिए आपको हेल्प होगी, ठीक। तो अब इसके अंदर हम क्या होता है, इसके अंदर इंश्योर बोलता है कि हमारे पास दो पॉलिसी है, सिंपल और एक है स्पेशल। सिंपल में क्या होता है, वो बोलती है सिंपल स्पेशल, ये क्या बोल रहे हो मेरे को, तो मैं वो बोलता है मैम सब्र तो रखिए, अभी हम बताते हैं आपको सिंपल क्या है और स्पेशल क्या है। तो ठीक है बताइए। तो बताता है कि सिंपल के अंदर हम आपको लॉस ऑफ स्टॉक, सिर्फ स्टॉक अगर आपका खराब होगा उस स्टॉक का क्लेम देंगे, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जो है वो है स्पेशल पॉलिसी, उसके अंदर स्टॉक का तो क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, बस एक्स्ट्रा अदर बेनिफिट्स और भी हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसा वहाँ पे क्या है वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि ऐसा क्या बेनिफिट्स है वहाँ पे। सिंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक का कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन स्पेशल पॉलिसी में स्टॉक प्लस एक्स्ट्रा अदर बेनिफिट्स और भी मिलेंगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले मेथड में, वहीं पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा ये कहानी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर हम क्लेम को कैसे कैलकुलेट करना है, ये है क्या, कैसे है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर ये जो है ये एक फायर इंश्योरेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं वो मैंने सबसे लास्ट में डिफाइन भी कर रखे हैं, बाकी मैं अभी बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन का जो भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ है, लाइक मैं किसी का मोबाइल अगर टूट जाता है, मैंने उसे बोला कि अगर ये मोबाइल टूट जाएगा तो इसके पूरे पैसे मैं दूंगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास बाय रिटर्न, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा, ठीक है। तो क्योंकि सामने वाले का अगर नुकसान हो रहा है तो उसको कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा ना, ठीक है, उसको कंपनसेट मैं कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ये मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, ठीक है। अ क्लेम कैन बी लॉज्ड ओनली फॉर एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, बिल्कुल, अगर मान लो उसका स्पीकर ही खराब था, उसके फोन का मैं स्पीकर सही करवा दूंगा 500-700 में, ठीक है। तो मतलब मर्जी यही है कि एक्चुअल, मतलब यहाँ पे यही है कि एक्चुअल अमाउंट का जो भी लॉस हुआ है वही लॉस कंपनसेट किया जाएगा, उससे 1 रुपया 1 पैसा फालतू नहीं मिलेगा। और ये भी है अगर उसने 10,000 का ही इंश्योरेंस लिया है तो उसे 10,000 रुपये ही मिलेंगे, फोन उसका 25,000 का है लेकिन लिया 10,000 का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो मिलेंगे 10,000 ही। मतलब एक्चुअल अमाउंट ही मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो कंपनसेट किया जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और इंश्योर्ड अमाउंट, विच एवर इज लोअर दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ क्लेम अमाउंट अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, ओके। जिसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी, पहली या तो टोटल लॉस होगा या पार्शियल लॉस होगा। टोटल लॉस का मतलब जितना भी उसके पास स्टॉक था सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। पार्शियल लॉस के अंदर जो भी स्टॉक था उसके पास उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसको धीरे धीरे। टोटल लॉस, टोटल लॉस में क्या होता है हमारा, टोटल लॉस के अंदर होता है इफ गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हमारे, ठीक है। तो क्लेम जो मिलेगा वो मिलेगा क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। मान लो उसके पास 10 लाख के गुड्स थे, सॉरी यहाँ पे गुड्स है, मीन्स स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे गुड्स लिख रखा होगा कहीं पे लेकिन ये स्टॉक है। तो जो भी स्टॉक थे 10 लाख के, वो 10 लाख के पूरे स्टॉक हमारे आग लग के खराब हो गए। अब पूरे अमाउंट एक्चुअल जितना भी इंश्योर्ड था सारा अमाउंट हमें क्लेम मिल जाएगा, टोटल लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड आते हैं हम पार्शियल लॉस पे। पार्शियल लॉस में क्या होता है, हमारा स्टॉक पार्शियली डिस्ट्रॉयड, पार्शियली डिस्ट्रॉयड मतलब 10 लाख का तो हमारा स्टॉक था जिसमें से 3 लाख के स्टॉक बच गए, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए, 7 लाख सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, 3 लाख के स्टॉक बच गए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा पार्शियल डिस्ट्रॉय में, पार्शियल लॉस में। अब पार्शियल लॉस के अंदर दो केस अराइज होते हैं, विद एवरेज क्लॉज और विदाउट एवरेज क्लॉज, ठीक है। विद और विदाउट एवरेज क्लॉज, ये दो क्लॉज अराइज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल लॉस में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, गुड्स आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो वही बोला गया यहाँ पे, अगर पार्शियल लॉस का है, टोटल लॉस अगर है तो फिर तो जितने का भी पूरा लॉस हुआ है पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम में मिल जाना है उसे। लेकिन पार्शियल लॉस है तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अब ये बताओ कि जो गुड्स नुकसान हुए हैं वो सारे के सारे इंश्योर्ड थे या नहीं थे। और अगर सारे के सारे इंश्योर्ड नहीं थे तो दो केसेस राइज होंगे, नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी पॉलिसी ली गई है उसके इंश्योरेंस का नेचर क्या था। अगर उसके एग्रीमेंट में कहीं पे भी एवरेज क्लॉज, विद एवरेज क्लॉज आ गया तो फिर इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे हम क्लेम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, अदरवाइज
फुल अमाउंट उसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन विदाउट एवरेज क्लॉज है तो उसको उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, लाइक अ टोटल लॉस, मतलब जितना भी उसको 7 लाख का लॉस हुआ है ना, तो 7 लाख का 7 लाख उसको एज अ क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन विद एवरेज क्लॉज अगर आ गया तो उसे हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देंगे। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक पॉलिसी ले रखी थी 10 लाख में से 5 लाख के स्टॉक को इंश्योर करवा रखा है और 5 लाख के स्टॉक को इंश्योर्ड करवाया ही नहीं, ठीक है। और जो उसके गोडाउन में टोटल कितने के थे इंश्योरेंस के टाइम और आग लगते समय 10 लाख के स्टॉक थे, 10 लाख के स्टॉक थे, इंश्योरेंस लिया था 5 लाख का, ठीक है। 10 लाख का स्टॉक था तो इंश्योरेंस आपने लिया 5 लाख का, ठीक है। तो कंपनी बोलती है कि अगर तुम हमसे तेज चल रहे हो तो हम भी तुमसे तेज चलेंगे। अगर तुमने 10 लाख का स्टॉक में 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो अब हम 10 लाख के स्टॉक के समय जब तुम 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो उसी प्रोपोर्शन में हम आपको एक्चुअल लॉस का कंसिडरेशन देंगे या एक्चुअल लॉस को हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक्चुअल लॉस से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं एक्चुअल लॉस 7 लाख का है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 7 लाख, जो भी प्रोपोर्शनेट आंसर आएगा दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज अ क्लेम अमाउंट अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, ओके। तो ये है, यानी कि इन शॉर्ट अगर बताऊं तो टोटल लॉस जितना लॉस हुआ सारा दे दो, पार्शियल लॉस क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, विद क्लॉज है या विदाउट क्लॉज है, विद क्लॉज हुआ तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दो, ठीक है। अगर विदाउट क्लॉज है तो फिर उसे ट्रीट कर दो टोटल लॉस के तरीके से, लाइक जितना भी लॉस हुआ है सारा का सारा कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं अब यहाँ से, अब उसका कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला नहीं है, शुरू हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करना है हमें अपना अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम किसके अंदर, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर। देखते हैं, इसके टोटल 3 केस हैं, ठीक है। 3 केस में पहला केस, जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी गिवन होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में गिवन होता है तो उस केस में कैसे हम कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। आइए देखते हैं, पहला स्टेप है हमारा, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ फायर एंड गेट द अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। देखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है जो कि मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का करंट अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। 1 अप्रैल से हमने शुरू करा अपना अकाउंटिंग ईयर, जिसके अंदर जून में जाकर के 15 जून को आग लग गई। तो 1 अप्रैल से लेकर के टिल द डेट ऑफ फायर 15 जून तक जितना भी डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के बेस पे जो हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉन एज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उससे हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ स्टॉक, उस दिन तक मतलब आग लगने वाले डेट तक कितना स्टॉक अवेलेबल था, उस अमाउंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। नेक्स्ट, स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब देखिए, अब स्टॉक अवेलेबल टिल द डेट ऑफ फायर हमें मिल जाएगा, ऑन द डेट ऑफ फायर आग लगते समय कितना स्टॉक अवेलेबल था वो निकाल लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे, ठीक है। अब उसमें से हम लेस कर देंगे सैलवेज स्टॉक, सैलवेज स्टॉक। अब उसमें देखो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल लेंगे, उसमें अवेलेबल था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जब हमें गिवन होगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में पिछले ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इधर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स के ऊपर जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके जीपी आ जाएगा ना हमारा, जीपी, जीपी जब हमारा आ जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर से हम इधर निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक टिल द डेट ऑन द डेट ऑफ फायर, वो आ जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। वो जो आ जाएगा उसमें से हम लेस कर देंगे सैलवेज स्टॉक। सैलवेज स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि मान लो कि आग तो लग गई, 10 लाख के हमारे स्टॉक थे, 10 के 10 लाख के स्टॉक पूरे खराब हो गए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो बचा होगा, थोड़ा बहुत तो बचा होगा, जिसे बेच करके कबाड़े वाले ने कुछ ना कुछ तो उसकी स्क्रैप वैल्यू दी होगी, ठीक है। वो जो स्क्रैप वैल्यू आई है, ठीक है, जो स्टॉक की, उसको हम कर देंगे लेस। बाकी जो बचा, मतलब 10 लाख में से मान लो उस 10 लाख वाले जितने भी पूरे गुड्स हमारे बेकार हो गए, उस सारे कबाड़े को बेच के मिले हमें 50,000, यानी कि मतलब 10 लाख के गुड्स में से 50,000 तो रिकवर हो गए, बचे कितने, 9.5 लाख। 9.5 लाख हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, ओके। तो ऐसे निकालेंगे हम स्टेप नंबर 2 से लॉस ऑफ स्टॉक। अब जब हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक निकल जाएगा, देन स्टेप नंबर 3 कहता है हमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम बाय अप्लाइंग द एवरेज क्लॉज। अब मैं वही कह रहा हूं, अब सिंपल सी बात है, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये कह रहा है कि अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है
कि एवरेज क्लॉज है या विदाउट एवरेज क्लॉज है। अगर एवरेज क्लॉज है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको कंपनसेट किया जाएगा, अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो फिर तो उसको टोटल लॉस की तरह ट्रीट कर दो। ठीक है, तो अगर एवरेज क्लॉज होगा तो अमाउंट ऑफ क्लेम क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितनी की पॉलिसी ली है उसके पास जितना स्टॉक अवेलेबल था वो डिनोमिनेटर में, ठीक है, और इनटू कर देंगे लॉस ऑफ स्टॉक में, लॉस ऑफ स्टॉक से। ठीक है, तो जब इनटू कर देंगे लॉस ऑफ स्टॉक से तो इसी प्रोपोर्शन में हमारे पास आ जाएगा क्लेम का अमाउंट, और दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज द फाइनल क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली केस 1। अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा है हमारा, केस 2 कह रहा है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा प्रॉब्लम में गिवन ही नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम बट द डेटा ऑफ द लास्ट ईयर इज गिवन इन द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या इसने गेम खेला है, गेम ये खेला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की जगह पिछले साल का, लास्ट ईयर का डेटा दे दिया गया है हमारे पास। ठीक है, अब उस डेटा के बेस पे हम प्रिपेयर करेंगे, पहला स्टेप है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। किस डेटा के बेस पे, लास्ट ईयर विद द अवेलेबल डेटा। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और उससे कैलकुलेट किया जाएगा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा डेटा हमें गिवन है लास्ट ईयर का, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इजीली आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे हम 11th क्लास में बनाते हुए आ रहे थे। ठीक है, फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है कि जब जीपी तुम्हारे पास आ ही गया स्टेप नंबर 1 पे, तो फिर तुम जीपी रेशियो क्यों नहीं निकाल सकते, तो जीपी रेशियो निकालो स्टेप नंबर 2 पे। जीपी रेशियो कैसे निकलता है, जीपी अपॉन में सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये तो 11 के फॉर्मुलेज हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, ये तो बेसिक्स है। तो जीपी रेशियो निकालना है हमें, स्टेप नंबर 2 कहता है जीपी अपॉन में सेल्स इंटू 100 आ जाएगा जीपी रेशियो। अब जब हमारे पास जीपी रेशियो आ गया, अब आगे का सारा प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो सेम है केस 1 की तरह। ठीक है, जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम करंट ईयर के मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जिस दिन आग लगी होती है उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, एंड उससे आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, उससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा अमाउंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, इजीली। ठीक है, जब जीपी रेशियो हमारे पास आ गया, जीपी रेशियो आ गया तो ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे हम किस पे, सेल्स के ऊपर, सेल्स से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे उससे। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने वाले दिन तक कितना स्टॉक हमारे पास था वो आ जाएगा। सेम केस 1 है ये। उसके बाद आ गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। जब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास, आग लगने वाले दिन तक कितना था, सैलवेज स्टॉक हमें बताया होगा क्वेश्चन में कि बेच के कुछ पैसा आया भी है या नहीं आया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जीरो है, ये नील है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन बोले तो ही हमें सैलवेज स्टॉक करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, तो अब इससे हमारा नेट लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक जब हमारे पास आ गया, इसके अगला लास्ट स्टेप होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ चेक करना है एवरेज क्लॉज है या नहीं है। एवरेज क्लॉज है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दो, नहीं है तो सिंपली दे दो, इजीली है। इजीली उसे पूरा का पूरा अमाउंट कंपनसेट कर दो। कंपनसेट मतलब क्लेम अमाउंट हमारा पूरा का पूरा कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस है तो वही फॉर्मूला चलता आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, फॉर्मूला इज बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे क्रक्स निकलता है कि केस 2 और केस 1 बिल्कुल सेम है। केस 1 में हमें स्टेप्स थोड़े कम थे, अब यहाँ पे स्टेप्स थोड़े बढ़ा दिए। स्टेप्स कैसे बढ़ा दिए, लाइक यहाँ पे जीपी रेशियो नहीं दिया, जीपी रेशियो नहीं दिया तो हमें बस लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है, और उसी ट्रेडिंग अकाउंट को हम बनाएंगे तो जीपी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और जीपी रेशियो आ गया तो आगे का तो बिल्कुल सेम है केस 1 की तरह। होपफुली ये 2 केस तो आई गए होंगे आप सभी को समझ में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा केस नंबर 3। पहले मेथड हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा लास्ट केस देखकर। ठीक है, तो आइए समझते हैं लास्ट केस क्या कहता है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है कि व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बट द डेटा ऑफ द लास्ट ईयर इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड देयर आर सम एबनॉर्मल गुड्स। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया एबनॉर्मल गुड्स का। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है वो देख लेते हैं। केस 3 में क्या होगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बिल्कुल केस 1 केस 2 से रिलेट करते चलो, बिल्कुल इजीली टिप्स पे हो जाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं आएगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट वी विल प्रिपेयर फर्स्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर डेटा। उससे हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट इट्स कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक जब कॉस्ट पे आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा हमारे पास। और जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं, जीपी अपॉन में सेल्स इंटू 100।
ठीक है, तो ये थे हमारे 2 स्टेप्स। अगला देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। अब बस यहाँ पे एक चेंज आएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कि अब हम अभी तक एक कॉलम बनाते थे केस 1 और केस 2 में, यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्मल गुड्स के लिए और एक एबनॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, एबनॉर्मल गुड्स मतलब कुछ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इस वजह से जिससे सेल नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो आते हैं हमारे एबनॉर्मल गुड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट होंगे, एक नॉर्मल गुड्स के लिए और एक होंगे एबनॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, बाकी सब सिंपल है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा एबनॉर्मल गुड्स और नॉर्मल गुड्स 2 कॉलम बना करके। ठीक है, ये बनेगा टिल द डेट ऑफ फायर, आग लगने वाले दिन तक, इसीलिए इसका नाम मेमोरेंडम है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अब इससे आ जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर ऑफ बोथ कॉलम, दोनों कॉलम के हमारे स्टॉक आ जाएंगे कि कितने कितने नॉर्मल और कितना एबनॉर्मल गुड्स हमारे पास था आग लगने वाले दिन तक। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे, नॉर्मल गुड्स प्लस एबनॉर्मल गुड्स, तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास स्टॉक कितना था। ठीक है, और उसमें से हम लेस कर देंगे सैल्वेज स्टॉक, सिंपल। ठीक है, सैल्वेज स्टॉक जब हम उसमें से लेस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक, नेट लॉस ऑफ स्टॉक। अब नेट लॉस ऑफ स्टॉक जो आ गया, अब आगे का बिल्कुल सेम वही है हमारा। ठीक है, कि एवरेज क्लॉज होगा तो हम देंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, और एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो हम देंगे उसे डायरेक्टली सिंपल, इजी, सारा का सारा अमाउंट उसको एज अ क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर अब देखना है हमें ये एवरेज क्लॉज है या नहीं है। मेन यही आता है लास्टली लॉस ऑफ स्टॉक के बाद कि हमें चेक करना होगा कि एवरेज क्लॉज इज देयर और नॉट। ओके, देन वी विल डिसाइड व्हाट विल बी द क्लेम अमाउंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और एनी एंटिटी और एनी फॉर्म। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। ये सेम फॉर्मूला चलता आया है तीनों केसेस में इन एवरेज क्लॉज कंडीशन। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। और फॉर्मूला क्या सेम है, हम सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख का स्टॉक है तो तुम 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पागल है कि वो तुम्हें 10 लाख, जब तुम 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हो और तुम बोलोगे कि नहीं नहीं ये 5 लाख वाला गुड्स ही चला है, तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो कि 10 लाख में से जो आग लग गई है 10 लाख के 10 लाख सारे खत्म हो गए, वो उसमें से ये वाले 5 लाख के थे पूरे? डिफाइन कर सकता है कोई? नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी चालाक है, वो भी जानती है कि सामने वाला बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जो भी है वो हमें ऐसा कहेंगे और ऐसा कर सकते हैं उनके साथ, तो इस वजह से ये ऑलरेडी ऐसा क्लॉज वो अपने एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं कि एवरेज क्लॉज, और एवरेज क्लॉज जहां पे भी आ गया तो हम देंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्लेम, सिंपल। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे हमारा खत्म होता है इंश्योरेंस क्लेम का पहला मेथड, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी मेथड। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मेथड। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट second or last method in our topic insurance claim, that is claim for loss of stock, loss of sorry that is claim for loss of profit policy method। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी बता रहा था कि वो जो भी बिजनेस वूमेन आई या बिजनेसमैन आया इंश्योरर के पास, तो उसने बोला कि ऐसा क्या है स्पेशल पॉलिसी में जो तुम कह रहे हो कि ये स्पेशल पॉलिसी है जो स्टॉक के साथ साथ अदर कई तरीके से बेनिफिट्स दे रहा है। तो उसके बाद बोलता है कि इंश्योरर कि मैम थोड़ा सा धैर्य तो रखें, अभी बताता हूँ आपको। स्पेशल पॉलिसी के अंदर आपका स्टॉक तो कवर होगा ही होगा, प्लस एडिशनल बेनिफिट्स और हैं। वो क्या है कि आपके प्रॉफिट जो लॉस होंगे, प्रॉफिट जो आपका एज अ कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए आपका एक तरह से नहीं होगा, बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका इसके अंदर में ध्यान रखा जाएगा, उस चीज का भी आपका यहाँ पे केयर किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ठीक है, केयर इन द सेंस आपके कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होंगे जो कि आप नहीं उन्हें खोना चाहते हैं, इन फ्यूचर में ये कहीं और कहीं ना चले जाएं, आपके साथ ही जुड़े रहें, ताकि आपका बिजनेस जैसे ही ठीक हो जाता है आप इन्हें अपने बिजनेस में ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज होंगे, आपके परमानेंट स्टाफ होंगे। ठीक है, आपके बिजनेस का रेंट जा रहा होगा, ठीक है, उस रेंट को आपको बियर करना होगा। मानते हैं आपने स्टॉक पॉलिसी ले लिया, स्टॉक पॉलिसी लेने के बावजूद भी आपको रेंट देना पड़ेगा, रिपेयर करवाने पड़ेंगे। आग ऐसा तो है नहीं कि बोलेगी कि बोलते हैं आपको कि मैं बस बेसमेंट के लेफ्ट साइड में जल करके बस वहीं से वहीं पे बुझ जाऊंगी और समथिंग, आपके पास इतनी स्टॉक, आपको सपनों में तो आग आएगा नहीं बताने की चलते मैं यहाँ लग रहा हूँ या लग रही हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से आपके लिए ये एक स्पेशल पॉलिसी है जिसमें आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, लाइक स्टॉक का भी, आपके परमानेंट स्टाफ की सैलरी का भी, आपके
सेल का जो लॉस होगा, आपका जो प्रॉफिट मारा जाएगा वो भी, आपका रेंट जो होगा वो भी, ठीक है। मतलब जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके स्टॉक के अलावा, उन सब का ध्यान रखा जाएगा आपके इस स्पेशल पॉलिसी के अंदर। स्पेशल पॉलिसी मीन्स लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड। तो फिर वो कहती हैं कि हाँ फिर तो सही है, ये पॉलिसी अच्छी है, ठीक है। तो फिर अब आइए, ये थी स्टोरी, ठीक है। इन द सेंस मैंने इन शॉर्ट में, ताकि आप सभी को याद रहे, इस वे में मैंने एक्सप्लेन करवा, एक एग्जांपल दे करके, एक स्टोरी कह करके मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करी मैंने। होपफुली आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे फ्लो में, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड। इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लॉस ऑफ स्टॉक, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट लॉस ऑफ स्टॉक other asset there is also consequential loss of profits and standing charges। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स को क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट इसलिए बोला जा रहा है, आप ये बताओ, आग अगर लग जाएगी आपकी बिजनेस में, तो क्या आपका अगले दिन से ही वो बिजनेस कंटिन्यू वैसा ही चलना शुरू हो जाएगा? नहीं ना। बिजनेस में रिपेयर की नीड होगी, मेंटेनेंस करवाने पड़ेंगे, दीवार पेंट करवाना पड़ेगा, जल के पूरा उसकी इंटीरियर लाइटिंग वगैरह सब खराब हो चुकी होगी, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। बिजनेस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, काम नहीं होगा वहां पे। तो इसी वजह से वो भी एक तरह से हमारे प्रॉफिट का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि हमारा सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से होगा, ठीक है। तो उस लॉस ऑफ प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। द बिजनेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड, इसने बोला है कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी होगा प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस का, ठीक है। बिकॉज फॉर सम टाइम द बिजनेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड और हैज टू बी डिसकंटिन्यूड, कुछ समय के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू भी रहेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट पीरियड द स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस लाइक रेंट, सैलरीज एटसेट्रा कंटिन्यू। मैंने वही बताया कि अगर बिजनेसमैन, मैंने स्टोरी में यही बताया कि जो बिजनेस वुमेन थी उसका परमानेंट स्टाफ, परमानेंट एम्प्लॉय भी होंगे, सैलरीज उनकी जानी है, बिजनेस का रेंट देना है, जो उसका प्रीमाइसेस है, लाइक जो भी जहाँ पे भी उसका ऑफिस है उसका रेंट जाना है, ये सब जाना है। आग लगे कुछ भी लगे, रेंट तो जाना ही जाना है, फिक्स्ड है। बिजनेस चले या ना चले, रेंट तो जाता ही जाता है, ठीक है। तो उन सब का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, लाइक क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, इसीलिए मैंने इसे स्पेशल पॉलिसी बोला है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल और स्पेशल पॉलिसी कह करके मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। There is loss of profit which the business would have earned during the period. This loss can be insured against by taking loss of profit या consequential loss policy। इसको एक consequential loss policy भी बोला जाता है। consequential मतलब कुछ टाइम के लिए जो लॉस होता है उस वो भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इसको दो नाम से हम जानते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है यहाँ पे, क्यों होता है, क्योंकि अगर बिजनेस डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसकंटिन्यू नहीं होता उस समय, तो जरूर वहां पे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते और वो प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई हियर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसीलिए इस पॉलिसी का बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। होपफुली इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड। ये जो पॉलिसी है, ये स्पेशल पॉलिसी जो है, इसके अंदर क्या क्या कवर होगा ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है थोड़ा सा। लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट कैसे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जितने दिन अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं रहता तो हम वहां पे बिजनेस करके प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ कमाते, सेल करके, वो तो अब नहीं कर पाएंगे आग लगने के बाद। दैट्स वाई लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट है वहां पे, वो कवर होगा हमारा। स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस लाइक रेंट, परमानेंट स्टाफ के सैलरीज, ठीक है, ये सब कुछ जाना है। यहां पे एक और बेनिफिट दिया गया है, एनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एग्जांपल रेंटिंग ऑफ टेम्पररी प्रेमाइसेस। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी तो कहती है, इंश्योरेंस कंपनी ने तो कहा था उस बिजनेस वुमेन को कि जाइए आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, हम आपका बिजनेस, इसके अंदर ना एक इंडेमनिटी पीरियड टर्म आता है। इंडेमनिटी पीरियड वो टर्म होता है, लाइक उसे बताना पड़ता है पॉलिसी लेते समय बिजनेस वुमेन या मैन को कि इस बिजनेस को सेम डेवलपमेंट करने में या जो भी, कि एक तरह से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक अप्रॉक्स उसे टाइम बताना होता है, या टाइम उसे वहां पे इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि अगर इंडेमनिटी पीरियड जितना ज्यादा होगा उतनी प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगी, और इंडेमनिटी पीरियड जितना कम होगा प्रीमियम अमाउंट एज कंपेयर थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से कुछ बिजनेस पर्सन ऐसा भी करते हैं कि इंडेमनिटी पीरियड कम करते हैं, बताते हैं। इंडेमनिटी पीरियड अगर कम बताएंगे तो क्या होगा, प्रीमियम अमाउंट कम होगा। तो ये मेनली इंडेमनिटी पीरियड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैं इंडेमनिटी पीरियड का कॉन्सेप्ट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि उस इंडेमनिटी पीरियड में इंश्योरेंस
कंपनी जो होती है वो उस बिजनेस को रीडेवलप कर रही होती है, रिपेयर कर रही होती है, मेंटेन कर रही होगी उसको सेम कंडीशन में जैसे वो पहले थी, ठीक है। और इस बीच में इंश्योरेंस कंपनी का मेनली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो बिजनेसमैन है या वुमेन है जो भी, वो जाए आराम से रेस्ट, अपना टाइम स्पेंड करे, फैमिली के साथ अपना रहे, ठीक है। बिकॉज बिजनेस डेवलप हो जाएगा, उसके बाद उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उस दिन से फिर बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अब ये भी है, बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस अचानक से आग लग गई और उसके बाद से 2-3 महीने जो भी इंडेमनिटी पीरियड है उसमें वो काम नहीं करेंगे। इतना इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है, ऐसा नहीं मानने वाले ये लोग, ठीक है। इस वजह से एक टर्म और बोला गया कि इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अगर तुम इस ब्रांच पे आग लग गई और ये हो गया और इसके वजह से इसमें काम चल रहा है, तुम इसी ब्रांच को कहीं ना कहीं तुम चोरी चुपके से कहीं और खोल रहे होगे और अपनी सेल कर रहे होगे, ये इंश्योरेंस कंपनी को मालूम होता है, ठीक है। और उसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर तुमने ऐसा करा है कहीं और, तुमने अपना प्रीमाइसेस रेंट पर लेकर के टेम्परेरी तुमने सेल करनी अपनी शुरू कर दी है, जो भी स्टॉक थे या जो भी अपना काम कर रहे हो कंटिन्यू, तो वो तुम करो, कोई मना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो भी हम उठाएंगे, ठीक है। बट हाँ, उसका बेनिफिट भी इंश्योरेंस कंपनी ही लेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक जितना कंपनसेट करना होता है ना, उसमें से हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देते हैं, एडिशनल जो भी हमारी सेल हुई है ना, इसे मतलब टेम्परेरी प्रीमाइसेस खोल के जो एक्स्ट्रा सेल करी है उसे हम लेस कर देंगे, जिससे हमारा आएगा एक स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, जो हम आगे अभी देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो इसका बेनिफिट तो वही लेती है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन हाँ, खर्चा भी इन बिजनेसमैन के ऊपर या वुमेन के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है, बिजनेस पर्सन के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। बोलती है कि खर्चा भी हम ही दे रहे हैं लेकिन बेनिफिट भी हम ही लेंगे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसका, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल, सबसे पहले हमें स्टेप 1 में निकालना होगा अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल हमें एसरटेन करना होता है, शॉर्ट सेल जो होता है हमारा, ये एसरटेन करना होगा। और आगे फिर इससे हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। फिर हम उस शॉर्ट सेल के बेस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बाय अप्लाइंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करके हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, किस पर, शॉर्ट सेल पे, ठीक। शॉर्ट सेल कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड सेल माइनस जो भी एडिशनल सेल हुई है उससे हमारा शॉर्ट सेल आ जाएगा, ठीक है। वो हम अभी आगे एक टेबल चार्ट में मैं दिखाऊंगा पूरा फॉर्मेट में, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो भी इंक्रीज कॉस्ट हुई है, ठीक है, वर्किंग मतलब इंक्रीज कॉस्ट इन द सेंस, मतलब अगर टेम्पररी बिजनेस तुमने शुरू कर दिया है कहीं पे, तो मान लो 50,000 का तुम वहां पे भी रेंट दे रहे हो, तो वो 50,000 का रेंट तुम नहीं दोगे, इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगी, ठीक है। तो उसे इसीलिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिट टू इट, शॉर्ट सेल में उसको ऐड कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, अमाउंट ऑफ सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस इन द सेंस, जितने टाइम में इंडेमनिटी पीरियड, मतलब अगर तुम्हारा क्लेम चल रहा है और तुम क्लेम ले रहे हो, लाइक जो भी तुमने स्टैंडिंग चार्जेस तुमने बचाए थे, लाइक एक प्रोविजन तो बनाया होगा कि कभी आग लग गई या कुछ हो गया, एक फंड वगैरह कुछ भी बचाया होगा, ठीक है। तो उस सब के लिए जो भी तुमने प्रोविजन बनाए होंगे, वो उस सब से रिलेटेड जितने भी तुम्हारी सेविंग हुई होगी, उस सेविंग को हम कर देंगे लेस, उसका भी फायदा इंश्योरेंस कंपनी लेगी स्टैंडिंग चार्जेस का, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, अगर नहीं गिवन है तो इसे नील मानो और इग्नोर करो इसको, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है अमाउंट ऑफ क्लेम अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज क्लॉज, ठीक है। मतलब अब स्टेप नंबर 4 वही कहता है कि अब चेक करो, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालो बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एवरेज क्लॉज, ठीक है। अगर एवरेज क्लॉज है तो उसको एवरेज क्लॉज के प्रिंसिपल से फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए उसका अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करो, ठीक है। वो कैसे करना है आगे देखते हैं। स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सबसे पहले निकलेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। शॉर्ट सेल्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो हम देखते हैं। शॉर्ट सेल जो कैलकुलेट होगा वो हमारा निकलेगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा सेल्स फॉर दी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, ठीक है। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है उसका हमें सबसे पहले सेल्स निकालना है। अब यहां पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है ये क्या है, ये जानना है हमें सबसे पहले, ठीक है। तो देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो होता है ना, ये क्या होता है, मान लेते हैं आग लगी 17 जून 17 जून 2019, इस दिन आग लगी। अब 17 जून 2019 को आग लगी, सेम 17 जून 2019 से एक साल पीछे जाओ, यानी कि 17 जून 2018, एक साल पीछे जाना है।
अब ये जो डेट है ना, इस दिन तो आग लगी है, आग। अब इस दिन जब आग लगी है, अब जो भी उसमें डील हुई होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इंडेमनिटी पीरियड कितने दिन का है, मान लेते हैं कि 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, तो 17 जून 2019 से 6 महीने काउंट करो, तो 17 जून 2019 से लेकर के 17 दिसंबर 2019, दिस इज द 6th मंथ ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। और सेम 17 जून 2019 से एक साल पीछे चले जाओ, 17 जून 2018 से लेकर के 17 जून 2018 तक का जो डेटा है या जो भी पीरियड है, दिस पीरियड इज नॉन एज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। मतलब करंट ईयर का जो इंडेमनिटी पीरियड है, उस इंडेमनिटी पीरियड सेम पिछले साल में जो डेट है, सेम इंडेमनिटी पीरियड की डेट एक साल पीछे साल वाले पिछले साल वाली हम देखेंगे, दैट पीरियड इज नॉन एज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड। और उस पीरियड में ऐड या लेस करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड। लिख रखा है मैंने, ऐड अपवर्ड ट्रेंड, अगर डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रेंड, ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि उसका सालों सालों से जो भी बिजनेस चलता आ रहा है 10% इंक्रीज हो रही है उसकी सेल, तो ऑब्वियसली अपवर्ड ट्रेंड है तो 10% हम बढ़ा देंगे, जो भी अमाउंट है उसमें उसका 10% ऐड ऑन करके, तो टोटल जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल आ जाएगा। देन उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल सेल, दिस इज दैट सेल, वो एक्चुअल सेल है जो बिजनेस पर्सन ने एक टेम्पररी बिजनेस स्टार्ट करके जो सेल करी थी, दैट सेल इज हियर नेम्ड एज एक्चुअल सेल, ठीक है। और इसी एक्चुअल सेल को हम लेस करते हैं। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे न्यू टेम्पररी बिजनेस ओपन करने का जो भी खर्चा हुआ है सारा देगी कंपनी। कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन वहां से जो भी सेल हुआ है वो लेस भी करेगी इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज वो सेल माना जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट कर दिया। इसी वजह से एक्चुअल सेल को हम कर देते हैं लेस, ठीक है। और एक्चुअल सेल को लेस करके हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट सेल, और इस शॉर्ट सेल पे हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बाय अप्लाइंग जीपी रेशियो। देखते हैं कैसे। अब जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। पहली बात, इस स्टेप के अंदर तुम्हारे पास लास्ट ईयर का डेटा गिवन होगा, लास्ट ईयर के डेटा के बेस पे ट्रेडिंग काउंट बनाओगे, ट्रेडिंग काउंट बनाओगे तो उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट भी होंगे और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी बताए होंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कुछ नहीं बताया कि कितने हैं कितने नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी चार्जेस होंगे, लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, बताता हूँ कि बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि ज्यादा इंश्योरेंस चार्जेस बताएंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, और ऐसा ही है, ज्यादा स्टैंडिंग चार्जेस हम इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे तो हमारा प्रीमियम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से बिजनेस पर्सन ये करते हैं कि जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं, वो कम ही बताते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन अगर बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो सारा का सारा जो भी स्टैंडिंग चार्जेस है उसे हम इंश्योर्ड मान लेंगे। तो हमारा जीपी निकला होगा लास्ट ईयर डेटा से, उसमें ऐड कर देंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर की नेट सेल हमें गिवन होगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियरली कह रहा है यहाँ पे जीपी अपॉन में सेल्स इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बस यहाँ पे फर्क कितना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो इंश्योर्ड है उसी स्टैंडिंग चार्जेस को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। इससे आ जाएगा हमारा जीपी रेशियो। अब हम कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जीपी रेशियो। जो भी शॉर्ट सेल हमारा कैलकुलेट हुआ था पीछे स्टेप में, उस शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस जीपी रेशियो से, तो आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे एडिशनल एक्सपेंस। अब ये एडिशनल एक्सपेंस को ऐड करेंगे, बट इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि ऐड तो करोगे, लेकिन 3 फॉर्मूले दे रहा हूं, इन तीनों में से जो सारे कैलकुलेट करो, तीनों कैलकुलेट करो, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट या लीस्ट अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी एडेड एज एडिशनल एक्सपेंसेस इन लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले अब देखते हैं इसके 3 कौन कौन से तरीके हैं। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, मान लो एक्चुअल जो भी है वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तुमने खर्चे करे हैं ना एडिशनल एक्सपेंसेस, क्या वो खर्चे हमारे लिए वर्थ इट रहा या नहीं रहा, वर्थफुल रहा या नहीं रहा, ये चेक करना चाह रहा है। ये कैसे चेक करना चाह रहा है, ये ऐसे चेक करना चाह रहा है कि जो हमने सेल करा था, अगर बिजनेस ठप है, हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, फिर भी कुछ ना कुछ स्टॉक होगा हमारे पास, हम वैसे भी सप्लाई कर सकते थे, है ना।
तो मान लेते हैं कि बिजनेस ठप हो गया, फिर भी हमारे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, 1 लाख हम वैसे भी सेल कर सकते थे, लेकिन एडिशनल एक्सपेंस करके हमने सेल कर दी कितनी, 1.5 लाख। तो 1 लाख तो हम वैसे ही कर सकते थे, तो एडिशनल से हमें बेनिफिट कितना हुआ, 50,000 का ना। तो 50,000 वो आ गया हमारे पास 50,000, और उस 50,000 पे जो भी जीपी रेशियो जिस हिसाब से हम निकालते हैं वैसे निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे उससे। 50,000 इंटू जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50,000 जो सेल हुआ है एक्स्ट्रा एडिशनल, पहली बात एक्स्ट्रा एडिशनल करके कितना सेल हुआ है, 50,000। अब उस 50,000 सेल पे हम जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास जीपी ऑन सेल जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड जो है, थर्ड को कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों से ही आंसर भी डिफरेंट आएगा, ये भी क्लियर है, लेकिन दोनों ही सही है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है सी कैलकुलेट करने का पहला तरीका, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। ये फॉर्मूला जो है मिलता जुलता है एवरेज क्लॉज से, कॉन्सेप्ट वही लगा है यहाँ पे बोला है कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ले लो। पीएनएल में क्या आता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो भी मतलब फिक्स खर्चे या जितने भी खर्चे हैं वो सारे, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, जीपी आता है ट्रांसफर होकर के। तो मतलब नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू जीपी हम कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तो बस इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क यही है कि अगर तुम्हारे पास फिक्स्ड चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस तुम्हारे पास 10 थे, तुमने इंश्योर्ड 9 ही करवाए हो, ठीक है, तो 9 ही हम कंसीडर करेंगे। तो यानी कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इजी है, उम्मीद है लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा, मैंने कुछ कोशिश करी है अपनी तरफ से। ठीक है, सेकंड जो सी का जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है उसका दूसरा तरीका भी है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। एनुअल टर्नओवर, आग लगी 17 जून 2019 को, एक दिन बैक जाओ यानी कि 16 जून 2019, 16 जून 2019 से ठीक 365 दिन पीछे चले जाओ यानी कि 12 महीने पीछे। 16 जून 2019 से 12 महीने पीछे गए तो 16 जून 2018, 16 जून 2018 से 16 जून 2019, दिस पीरियड इज नोन एज एनुअल टर्नओवर। ठीक है, और ये जो एनुअल टर्नओवर है, इस एनुअल टर्नओवर की जो भी क्या बोलते हैं हमारे पास सेल या जो भी सेल अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, किसका, इस एनुअल टर्नओवर का, उसमें ऐड करेंगे या लेस करेंगे क्या, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो वो हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट इज नोन एज एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड टर्न, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, दैट इज ओनली एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, अब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से, तब जाकर के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, तो यानी कि पहले एनुअल टर्नओवर आएगा, उसको एडजस्ट करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बनाना है, फिर उस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को मल्टीप्लाई करना है जीपी रेशियो से, और उसके बाद आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जिसे हम डिवाइड करेंगे किससे, जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आया वो, प्लस अनइंश्योर्ड, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, हमने उसे प्रोपोर्शनेट में कर दिया, इंश्योर्ड डिवाइड बाय ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, यहां पे क्या किया है हमने, ऊपर तो सारा ले लिया, नीचे हमने अनइंश्योर्ड वाले को कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो जीपी ऑन एडजस्टेड एंड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड, जितने भी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है वो भी ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा। अब ए बी सी के जो 3 अमाउंट है, इन तीनों में से कोई भी सबसे लीस्ट वाला अमाउंट हमारा ऐड होगा। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस, और ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट के बाद मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, स्टेप्स जब बता रहा था प्रोसीजर, उसी टाइम सेविंग इन एक्सपेंसेस हम करते हैं लेस, और अगर सेविंग इन एक्सपेंसेस क्वेश्चन कह रहा है तो हम उसको करेंगे लेस, और उसके बाद हमारे पास आएगा, इसे नेट बोल सकते हो, इसे बोल सकते हैं नेट, नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया तो फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट चेक करना है, जैसे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट कुछ भी बोलो, कुछ भी अगर आ गया, उसके बाद पहला क्वेश्चन मार्क आना चाहिए माइंड में कि एवरेज क्लॉज है या नहीं है। एवरेज क्लॉज होगा तो प्रोपोर्शनेट बेसिस या जो भी हमें फॉर्मूला बताया गया है उस अकॉर्डिंग, एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो सिंपल, जो माइंड बोल रहा है कि सारा का सारा अमाउंट लॉस एज अ क्लेम हम मान लेंगे तो वो मान लेंगे, अगर एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो। अगर एवरेज क्लॉज होगा
तो नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे होगा हमारा, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा इसके अंदर, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जो हमने निकाला ही था और ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया वेरी वेल लास्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। और उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा किससे, लॉस ऑफ प्रॉफिट से, या नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट बोल लो, ठीक है। नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जो निकाला हमने उसे डिनोमिनेटर में रख करके ऊपर जितने अमाउंट की पॉलिसी है वो इनटू कर देंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट से, तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लाइड इन द केस ऑफ एवरेज क्लॉज ओनली, ओके। सो ये यहां तक जो था ये पूरा का पूरा स्टेप कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले स्लाइड में भी सारा मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसके अंदर यूज्ड है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये एक बार आप सभी रीड आउट भी करेंगे तो हो जाएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा मेरा, ठीक है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और ये नोट्स भी वहाँ पे जो भी पिंग कर देना टेक्स्ट मैसेज करके, मैं जरूर यहाँ वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा या अवेल करवा दूंगा, ठीक है। और फॉर एनी क्वेरीज अबाउट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कॉन्टैक्ट गिवन नंबर बाय व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप बात कर सकते हैं, क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है हमारा, सबसे पहले इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है हमारा कि कंपनसेट द लॉस, लॉस को कंपनसेट करना, दैट इज नॉन एज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी पीरियड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले। इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है, जिस पीरियड में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर रही होती है, मैंने बताया इंडेमनिटी पीरियड में बिजनेस को रीडेवलप किया जा रहा होता है, रीडेवलप हो रहा होता है हमारा बिजनेस, किसके थ्रू, बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है, ठीक है। फिर आता है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि बिजनेस चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, सेल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो देने ही देने हैं, डेप्रिसिएशन होगा ही होगा, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस चले या ना चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होना ही होना है, बेशक प्रोडक्शन इज जीरो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फाउंडेशन में भी, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मैंने बता दिया कि जो भी हम टेम्परेरी बिजनेस ओपन करते हैं, हम मतलब इन द सेंस बिजनेस पर्सन जो भी, ठीक है, तो वो एडिशनल खर्चा कर रहे होंगे ना, एडिशनल खर्चा तो कर ही रहे होंगे, किस चीज पे, कहीं पे टेम्परेरी रेजिडेंस, या सॉरी रेजिडेंस नहीं कहेंगे, कहीं पे टेम्परेरी प्रीमाइसेस लेंगे, ठीक है, कमर्शियल प्लॉट लेंगे या कुछ लेंगे रेंट पे, ताकि अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सके, ठीक है। उस बीच में जो भी टर्नओवर है थोड़ा बहुत कम से कम रिड्यूस ना हो, थोड़ा बहुत तो सेल हो, तो इस पर्पज से जो भी वो इंक्रीज, जो भी उनकी कॉस्ट ऑफ वर्किंग में कॉस्ट इंक्रीज होती है उसी को हम कहते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इजी इजी से, ठीक है, एक बार रीड आउट भी करेंगे हो जाएगा। एनुअल टर्नओवर क्या होता है, एनुअल टर्नओवर वही होता है कि जिस दिन मैंने बताया कि 17 जून 2019 को आग लगी, एक दिन पीछे जाओ 16 जून 2019, अब इससे ठीक 12 महीने पीछे चले जाओ 16 जून 2018, तो 16 जून 2018 से 16 जून 2019, दिस पीरियड इज नॉन एज एनुअल टर्नओवर, ओके। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मे भी पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े आप सबको। फिर आता है हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर इन शॉर्ट सेल्स। अब ये बोल रहा है कि रिडक्शन इन टर्नओवर इन शॉर्ट सेल्स, ये क्या होता है, ये वो होता है एक्चुअल टर्नओवर जो होता है हमारा, ऑब्वियसली अगर बिजनेस इंडेमनिटी पीरियड में है या जो भी हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली उसमें रिड्यूस तो होगा ना, रिडक्शन तो होगा ही टर्नओवर में ना, शॉर्ट सेल में कैसे होगा, व्हेन एक्चुअल टर्नओवर during the period of interruption is found to be less than the standard turnover, it is known as short sales or reduction in turnover. Basically it is difference between standard sale, obviously मतलब ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है हमारा स्टैंडर्ड सेल और किसका, एक्चुअल टर्नओवर का, उसको हम कहते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर इन शॉर्ट सेल्स। ऑब्वियसली बिजनेस हमारा चल नहीं रहा, बिजनेस डिसकंटिन्यू है ड्यू टू फायर occurred in our business premises, ठीक है, तो बिजनेस ऑब्वियसली अफेक्ट होगा ही, ऑब्वियसली टर्नओवर पे इफेक्ट पड़ेगा ही उसका, ठीक है। तो वो जो हमारा पिछले के कंपेयर में जो हमारी कमी आई है स्टैंडर्ड सेल से एक्चुअल सेल में, ठीक है, एक्चुअल टर्नओवर में, उस कमी को हम कहते हैं रिडक्शन इन टर्नओवर इन शॉर्ट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वही मैंने बताया, ये वो होता है जो प्रोविजन हम पहले से बना करके थोड़ा बहुत चल रहे होते हैं कि इन फ्यूचर अगर नेचुरल कैलेमिटीज या कुछ होता है, आग लग जाती है, कुछ होता है, तो हम कुछ रिजर्व में रख लेते हैं ताकि आगे हमें काम आए, ठीक है। तो इस टाइप का, या जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है अगर हम क्लेम रहे होते हैं, ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड के टाइम में, तो ये जो भी हमारी सेविंग होती है वो हमारी उसमें लेस कर देनी होती है, किसमें से, प्रोसीजर में मैंने एक्सप्लेन भी करा है,
ठीक है, डिडक्ट करना होता है, इसका भी बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। ठीक है, और ये जो सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस जो होता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो इसको इग्नोर करो, नील मानो और अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आकर के हमारा पूरा का पूरा एक इंश्योरेंस क्लेम छोटा सा चैप्टर ऑफ स्टडी नोट 2 इन योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका फुल्ली कवर करवाते हुए यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। होपफुली आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मे बी एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। आप सभी फीडबैक ज़रूर देना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो आई विल डेफिनेटली चेंज माई मेथड और एनी टेक्निक्स व्हाट यू वांट। ठीक है, तो सजेशन जरूर देना मेरे को। बाय द वे, आप सभी ने एंजॉय करा होगा क्लास को इंश्योरेंस क्लेम के। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।